हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था और उसके इंट्रोडक्शन में हमने कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीज़ों से बनता है उसको पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो जिस किसी भी बच्चे को कनेक्टिव टिश्यू समझना है तो वो पहले मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे, तब जाके आज के और आगे के वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगे। तो लास्ट वीडियो देखना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू बेटा फिर भी बता देता, तीन चीज़ों से बनता है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड द फाइबर्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के सेल्स है और कितने फाइबर्स है, इन सब के स्ट्रक्चर फंक्शन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग आज का टारगेट है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सर कनेक्टिव टिश्यू वैसे देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ब्रॉडली क्लासिफाइड। ठीक है, तो तीन कैटेगरी कौन सी है? तो सबसे पहले है सर लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्टकट में मैंने सीटी लिखा है यहां पे। फिर दूसरी कैटेगरी है सर हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरी यहां पे कैटेगरी है हमारे पास सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो भैया लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड, तो नामों से समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। सर क्या होता है, तीनों में मैट्रिक्स तो कंपलसरी है। अब मैट्रिक्स कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, सेमी लिक्विड रहेगा, क्या रहेगा, वो बात की बात है। लेकिन उसमें जो सेल्स और फाइबर्स है वो कैसे अरेंज किए गए, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने एक बड़ा सा ट्रे ले लिया और उसमें मैट्रिक्स डाल दिया और उसमें सेल्स और फाइबर्स को छोड़ दिया। अगर वो सेल्स और फाइबर्स दूर दूर और खुले खुले अरेंज है तो उसको बोलते हैं लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर्स खुले खुले अरेंज है, लूजली अरेंज है, तो दैट बिलोंग्स टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन वही सेल्स और फाइबर्स अगर एकदम नजदीक नजदीक अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों के नाम आपको समझ में है कि जिसमें फाइबर्स और सेल्स लूजली अरेंज है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब सर लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमको दो टाइप पढ़ने बेटा। So that is a areolar connective tissue and the second one is adipose connective tissue. पहले तो आप नाम से ध्यान देंगे, सेल्स इसमें लूजली अरेंज है, फिर वो एरियोलार रहने दो कि एडिपोज रहने दो, ठीक है। अब सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज है। अब चाहे वो कोई भी सेल, कोई भी फाइबर्स, मैंने कहा था कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि सारे के सारे टाइप के सेल्स रहेंगे, सारे के सारे टाइप के फाइबर्स रहेंगे। अब कितने भी टाइप के सेल्स हो सकते हैं, कितने भी टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं, बस उनकी अरेंजमेंट कैसी की। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है सर, अरेंजमेंट दो प्रकार से होती है। मतलब आपने एक तो कॉम्पैक्टली अरेंज किया, लेकिन वो अरेंजमेंट अगर आपने सिस्टमैटिकली की, जैसे बेटा हम लोग क्लासरूम में आते हैं, क्लासरूम में अगर हम लोग क्लासरूम पूरी भरी हुई है, हमारी क्लासरूम बोले तो क्या हो गया, पूरा मैट्रिक्स हो गया, और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हो गए ये क्या हो गए बेटा, सेल्स एंड फाइबर्स। अगर ये स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली बिल्कुल एक लाइन में प्रॉपरली आजू बाजू एकदम लाइन में ऐसे बैठे हुए एकदम सिस्टमैटिकली, तो उसको बोलते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन वही स्टूडेंट्स इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बैठे हुए हैं, कॉम्पैक्टली है, नजदीक नजदीक बैठे लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बैठे हैं, तो उसको बोलते हैं इररेगुलर। मतलब सर कॉम्पैक्ट में भी पैटर्न है। अगर आप नजदीक नजदीक अरेंज कर रहे हो लेकिन वो अरेंजमेंट एकदम सिस्टमैटिक है, एकदम लाइन से है, बिल्कुल लाइन से सेल्स लगा है, लाइन से फाइबर्स लगा है, नजदीक नजदीक लगा है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, दैट इज अ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया बेटा यहां पे, दैट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, नजदीक नजदीक है और एकदम लाइन से अरेंज है। लेकिन सर नजदीक नजदीक है और टेढ़े मेढ़े अरेंज है, कोई इधर मुंह करके बैठा है, कोई उधर मुंह करके बैठा है, सर नजदीक नजदीक बैठा है लेकिन टेढ़े मेढ़े बैठे हुए। तो सर अगर कोई पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इररेगुलर, इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसके भी आगे बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रही बात अब नेक्स्ट सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सर नाम से लग रहा है दे आर समथिंग स्पेशल, कि वो लोग कुछ तो भी स्पेशल फंक्शंस कर रहे होंगे। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वैसे रियलिटी में देखा जाए तो 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसकी 2 ही कैटेगरी दी गई है। सर अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज है,
तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर, या तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने दो कैटेगरी बना दी, स्केलेटल और वैस्कुलर। अब ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो लोग आ जाते हैं जो हमको पढ़ने हैं, एक है सर कार्टिलेज और दूसरा है हमारा बोन्स, हड्डियां बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, कार्टिलेज का क्रॉस सेक्शन, द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन का क्रॉस सेक्शन भी पढ़ना पड़ता है बेटा। सर बोन तो लोकोमोशन चैप्टर में भी दिया है ना, वहां पे स्केलेटन है, वहां पे सिर्फ हड्डियों के नाम और जॉइंट्स के नाम दिए हुए। इस चैप्टर में हमको एक सिंगल हड्डी बनती कैसे, तो उसका कट सेक्शन लेके उसके सारे सेल्स, उसके लेयर्स, उसके अंदर क्या क्या है सब पढ़ना पड़ता है। मतलब ये दोनों आर्टिकल बहुत डेप्थ वाले हैं। अच्छा सर, इधर अब आपके बॉडी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स लिक्विड स्टेट में है बेटा, तो वो है आपका ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो बेटा ये जो दोनों है ना, ये दोनों भी आर्टिकल सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करते हैं। मतलब इसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करके, यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। तो बेटा ये हम तभी पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ते। लेकिन सर अभी जब हम एनिमल टिश्यू के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट रेफरेंस बुक, तो उसमें ब्लड और लिम्फ के क्वेश्चन आते हैं, तो अभी फिलहाल उसको छोड़ दो आप, क्योंकि बेटा इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है और इसके लिए पूरा एक चैप्टर रखा हुआ है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब अभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में लूज, डेंस और स्केलेटल, इतना हमको भाग पढ़ना है बेटा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में चलते, लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो बेटा नाम से क्लियर तो हो चुका है कि सेल्स और फाइबर्स कैसे अरेंज है, लूजली। अब उसमें एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, ओके। तो चलिए बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने स्टार्ट किया है। नाम आपको फिर बता रहा हूं, लूजली अरेंज है करके, कौन, सेल्स और फाइबर्स। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है सर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अब सर ऐसा देखा जाए तो इसे कहा जाता है कि दिस इज एन आइडियल कनेक्टिव टिश्यू। मतलब सर ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सब कुछ मिलता है जो टिश्यू को बनाने में लगता है। मतलब मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स, सारे टाइप के सेल्स, सारे टाइप के फाइबर्स और मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा अब मैंने ये तीनों भी चीज पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैंने कहा था ना, अब हमको सिर्फ क्या लिखना है, प्रेजेंट और एब्सेंट, इतना ही लिखना है। सबसे पहला आपने क्या लिखा था कि आपका कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा आपने लिखा था बेटा। तो अब उसमें मन में भी सवाल उठता था ना कि कनेक्टिव टिश्यू के इतने सारे टाइप है, अब इन सारे टाइप में सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है, सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो यही है बेटा, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब सर ये बॉडी में कहां कहां पाया जाता है, लोकेशन। सो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन एंड वेरियस एपिथेलियल टिश्यूज। आपको याद है ना, मैंने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू। तो विच कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो बेटा स्किन के नीचे मिल रहा है, तो स्किन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स है उनको सपोर्ट करने में मदद करेगा, एपिथेलियम को सपोर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। अब सर ऐसा देखा जाए तो जैसे ही मैंने एपिथेलियल टिश्यू के नीचे लिखा, तो इसका जो फंक्शन हो जाता है, अब तुरंत ही लिखा दे रहा हूं क्योंकि लोकेशन में फंक्शन आ चुका है इसका, इट मेनली एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यूज। मतलब एपिथेलियल टिश्यू के लिए एक फ्रेम, एक ढांचे की तरह काम करता है सर, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा सर चलिए, अब ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। तो मैंने कहा था ना सभी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसमें जो है वो कौन से फॉर्म में, सेमी फ्लूइड, मतलब आप इसे जेल फॉर्म भी बोल सकते हो, सेमी फ्लूइड नेचर का है। और व्हाट इज मैट्रिक्स, इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो वो मिक्सचर हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, सेमी फ्लूइड एंड इट इज प्रेजेंट, ओके, मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। अब इस मैट्रिक्स में आपने सेल्स और फाइबर्स डाले, तो सेल्स कौन कौन से सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक सिर्फ 3 सेल के नाम दिए गए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस
एंड मास्ट सेल्स। ये तीनों सेल, इनके फंक्शंस, इनके सिक्रीशंस मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो अभी मेरे लिए सिर्फ काम क्या है, दे ऑल आर प्रेजेंट। तो बेटा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलो, एनसीईआरटी में कल को क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, तो ओनली 3 टाइप्स, और वो तीनों के नाम आपके सामने हैं। मैं बोल रहा हूं इससे और भी सेल्स है, इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, क्रोमैटोफोर्स है, और भी है, मैं जानता हूं, लेकिन एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हैं तो उसको 3 ही लिखना है फिर, ठीक है। अब सर इसके अलावा फाइबर्स बिल्कुल प्रेजेंट है, और 2 फाइबर्स तो एकदम कॉमन है सर, दैट इज विच वन, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। ये तो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाइट फाइबर्स बोले तो कौन सा फाइबर, कोलेजिन फाइबर जो मजबूती का प्रतीक है, और येलो फाइबर्स बोले तो इलास्टिक फाइबर जिसकी वजह से इलास्टिसिटी मिलती है। तो ये सब मिला के आपका क्या बन जाएगा, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। चलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते क्या क्या है। तो ऐसी मैंने एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अरेंज करूंगा व्हाइट फाइबर्स को। व्हाइट फाइबर्स कैसे होते हैं बेटा, बंडल्स में। व्हाइट बोले तो कोलेजिन, ये देखो लॉन्ग वेवी अरेंज इन बंडल्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गए कोलेजिन फाइबर्स तुम्हारे। ठीक है, अब इसमें हम लोग इलास्टिक फाइबर्स भी अरेंज करेंगे। ऐसा कुछ बना लेते बेटा, ये ऐसे स्ट्रेट, ब्रांच्ड, स्ट्रेट, सिंगली अरेंज, लाइक ये एक और ऐसा बना दिया। तो दिस आर व्हाट, आपके इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। अब सर यहां पे कुछ सेल्स को रख देते हैं। अब जैसे कि कुछ सेल्स में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़े टेढ़े मेढ़े शेप देके। मान लेते हैं ये एक मेरे लिए हो गया मैक्रोफेज, ये एक हमारे लिए हो गया मास्ट सेल्स। एनसीईआरटी बुक का बेटा एक बार डायग्राम आप देख लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा 3D एनिमेशन वाला डायग्राम है, और वो डायग्राम के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो मैं जस्ट रफ डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं। यहां पर भी एक बना लेते हैं, ये हो गए फाइब्रोब्लास्ट। तो मैंने 3 सेल ही बनाए, इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो बेटा। ये ब्लैक वाले फाइबर्स कौन से बेटा, येलो फाइबर्स, ठीक है। और ये ब्लू वाले बंडल में जो है बेटा, ये कौन से फाइबर्स है, दैट इज योर व्हाइट फाइबर्स, मतलब कोलेजिन फाइबर्स। अब सर बचा क्या, फाइबर्स आ गए, सेल आ गए, अब बचा क्या, मैट्रिक्स। तो बस अब बना लो मैट्रिक्स। ये जो मैं बना रहा हूं डॉटेड, सेमी लिक्विड नेचर, ये क्या है सर बेटा, मैट्रिक्स। सो दिस इज व्हाट, मैट्रिक्स। तो ये एक रफ डायग्राम हो गया, लेकिन ये डायग्राम समझने के लिए सबसे आसान कि दिस इज योर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। सर लेकिन आपने सब समझा है, अभी भी ये नहीं बताया कि ये एरियोलार ऐसा नाम क्यों पड़ा, व्हाट डज दैट नेम मीन्स। बेटा ये जो नाम है, ठीक है, ये एरियोली शब्द से आया है, और एरियोली शब्द का मतलब क्या होता है, एयर पॉकेट्स, या एयर पॉकेट्स को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी पॉकेट्स, खाली एयर पॉकेट्स। तो बेटा यहां पे यही तो था, ये जो पूरा मैट्रिक्स था उसमें फाइबर्स और सेल्स इतने खुले खुले अरेंज है कि उनके बीच में कई सारे गैप्स आ गए, एम्प्टी स्पेसेस आ गए। ये देख, इधर कोई सेल दिख रहा है, गैप, इधर कोई सेल दिख रहा है, गैप, इधर कोई सेल दिख रहा है, गैप, इधर कुछ फाइबर सेल दिख रहा है, गैप। तो ये जो ऐसे बड़े बड़े गैप्स आ गए, बिकॉज ऑफ दैट गैप्स, बिकॉज ऑफ दैट लूज पॉकेट्स, एम्प्टी पॉकेट्स, एयर पॉकेट्स, उसको नाम क्या दिया हुआ है बेटा, एरियोली। तो नाम समझ में आ गया बेटा। अब इसका काम तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एपिथेलियल टिश्यू को फ्रेम, सपोर्ट, राइट, और ये आपके स्किन के नीचे भी वही काम करने वाले। तो यहां तक क्लियर है पूरा कंसेप्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट द एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आइडियल कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। अब बेटा अगला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कौन सा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर है बेटा, एडिपोज मतलब कौन से सेल्स
सबसे ज्यादा रहेंगे, दैट इज द व्हाइट सेल्स और एडिपोज सेल्स। मतलब यही डायग्राम है, समझ लो, सेम टू सेम, राइट। उसमें इलास्टिक फाइबर्स थोड़े से हटा दो, कोलेजिन फाइबर्स हटा दो, और बहुत सारे एडिपोज सेल्स डाल दो। एडिपोज सेल्स कैसे दिखते थे बेटा? सिग्नेट रिंग। अगर इसमें बहुत सारे मैं एडिपोज सेल्स डाल दूंगा, मतलब फैट स्टोरिंग सेल्स, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? फैट स्टोरेज का, और टिश्यू चेंज हो गया। अब वो एरियोलार नहीं रहेगा, फिर वो कौन सा टिश्यू रहेगा बेटा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए उसकी डिटेल्स भी हम लोग देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली टाइप, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम से अंदाजा लगाना सीखो, मैंने अभी बताया था आपको कि सर these are mainly dealing with the fats। तो बेटा लोकेशन, तो बेटा जहां जहां भी फैट्स आपको दिख रहे हैं वहां इसका लोकेशन रहेगा। और मुझे तो इतना पता है कि बॉडी में सबसे ज्यादा फैट्स अगर कहीं पे स्टोर है तो वो स्किन के नीचे है, जिसे हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट्स। तो इट इज प्रेजेंट मेनली बीनीथ द स्किन। सर यार मेरे को कंफ्यूजन है, थोड़ी देर पहले आपने एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया, उसमें भी आपने लिखा था स्किन के नीचे। फिर अभी आप एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहे हो, उसमें भी आप लिख रहे हो स्किन के नीचे। अगर मुझे कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और ऑप्शन में एरियोलार और एडिपोज है, तो दोनों में से मुझे एक ही टिक करना है, तो मैं किसको टिक करूंगा? एडिपोज। यहां देख रहे हो क्या शब्द लिखा है? मेनली। करेक्ट। मतलब सर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, लेकिन सबसे मेनली कौन होता है? दिस टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फैट्स ज्यादातर वहीं स्टोर किए जाते हैं। अब उसके अलावा फैट्स बॉडी में है कहां पे बेटा? तो बेटा आपके जो मेन मेन ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू पूरे फैट्स लगाए गए प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज फैट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे एक्ट एज अ कुशन, लाइक सॉफ्ट कुशनिंग इफेक्ट, की आपके ऑर्गन्स को जग, जैसे किडनी के आजू बाजू लगाए, लीवर के आजू बाजू, आपका ये जो आई बॉल है, ये आई को अंदर फिट किया गया है, तो इसके आजू बाजू पूरे फैट्स लगाए गए बेटा। ठीक है, तो बहुत जगह पर फैट्स लगाया गया, तो इसके हिसाब से लोकेशंस भी हो जाएंगी, लाइक ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, eyeballs एटसेट्रा, वेरियस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इसको भी सब आजू बाजू से हल्का हल्का फैट का एक लेयर लगाया जाता है ताकि प्रोटेक्शन मिले सॉफ्ट कुशनिंग इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में, मतलब इनफैक्ट आपका जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी आजू बाजू से पूरा फैट से कवर किया गया ताकि वो डैमेज ना हो बेटा। ओके, तो क्लियर है यहां तक? अब सर ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, हमको इतना तो समझ में आ गया कि उसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट्स, राइट। लेकिन सर ये जो फैट्स को स्टोर क्यों किया जा रहा है? बिकॉज फैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा खाते हो बेटा, देखो आपके बॉडी में फैट्स आना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फैट्स खाए हैं। आपने अगर प्रोटीन्स भी एक्स्ट्रा खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक्सेस क्वांटिटी में खाए, जब भी कोई भी चीज आपके बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में होती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स और उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्यों स्टोर करते? क्योंकि बाद में कभी भी हम इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे फंक्शन तो हमको यह समझ में आ चुका है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फैट्स। और मैंने आपको अभी एक चीज बताई, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, फिर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो, इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स और हम उसको बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा सर ये हमारी बॉडी में हो गया, दूसरों की बॉडी में भी, मतलब दूसरे जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में भी यही काम करता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं बेटा, लाइक कैमल। कैमल का आपने हंप देखा है? हंप, वो उसके पीठ पे छोटा सा हंप होता है, दो दो हंप रहते हैं। तो ये जो हंप है ये पूरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना है। और वो वहां पे क्या काम कर रहा है बेटा बनेगा? कैमल को सबसे ज्यादा गरज किसकी है पता है? वाटर की। तो ये जब फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो वहां पे वो एक मेटाबॉलिक वाटर, मतलब उसका जब फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर। तो वो वाटर सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, मतलब हर एक के हिसाब से अपनी जरूरत है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे कि जैसे कि कैमल का हंप हो गया, ऐसे आपकी बफेलो का भी हंप आने वाला है। तो फैट्स आपको बहुत जगह पे मिलने वाले बेटा, तो जस्ट एक एग्जांपल दिया, उसको ध्यान रखो। अब इसके अलावा फैट्स बना किस किस से? तो फैट्स, सॉरी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बने किस किस के?
तो वही वाला कंसेप्ट बेटा, मैट्रिक्स है तो है सर। कौन सा मैट्रिक्स, कौन से फॉर्म में मैट्रिक्स है? सेमी फ्लूइड प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अलावा फाइबर्स आर वेरी फ्यू और मोस्टली कोलेजिन, थोड़े बहुत इलास्टिन रहेंगे, ठीक है। लेकिन सेल, इसको बाद में इसलिए जानबूझ के लिखा क्योंकि सब खेल इस पे। तो यहां पे सबसे मेनली सेल्स कौन सा प्रेजेंट है बेटा? एडिपोस सेल्स। और एडिपोस सेल्स का मैंने बताया था आपको कौन सा अपीयरेंस होता है बेटा? कार्टविल अपीयरेंस। कार्टविल नहीं सर, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। एडिपोस सेल्स में ऐसा होता है कि अंदर फैट्स भरे होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक जगह चले जाता है एंड दैट विल लीड टू द सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। अब लेकिन इसमें ऐसा है कि आपके पास दो टाइप के एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअली दो टाइप के फैट्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फैट्स एंड द ब्राउन फैट्स। सर ये कंसेप्ट क्या है? लेट्स सी, उसको भी निपटा लेते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडिपोस सेल्स लाइक दिस। तो व्हाइट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सर मैंने सुना था फैट्स आर मोस्टली व्हाइटिश या थोड़ा सा पेल कलर के होते हैं, पेल व्हाइट। ये ब्राउन कहां से आ गया सर? है सर, कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज, व्हाइट एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब देखो नाम से कलर तो पता चल गया ना, कलर में कोई चेंज नहीं। चल देख, यहां पे एक पॉइंट बना लेते कलर, तो ये व्हाइट या फिर पेल येलो, ऐसा तू लिख सकता है। लेकिन सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, ब्राउन कलर कहां से आया? तो मैं इसका रीजन आपको लिख कर दे देता हूं। ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ आयन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट्स। इसकी वजह से वो आएगा, ठीक है। मतलब सर ब्राउनिश कलर इज बिकॉज ऑफ द आयन, इतना आप समझ लीजिए। अब सर किसका फायदा है किसका नुकसान है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। अब सबसे पहली चीज, सेल कैसे दिखता है? अब समझो, मान लो ये सेल है, इसके अंदर जो फैट रहेगा वो एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल रहेगा सर, ऐसा बड़ा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी में जा चुका है, मतलब इट्स टिपिकली सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। तो यहां पे ये फैट ग्लोब्यूल है, राइट, दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल। अब एक सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिलॉक्यूलर। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिलॉक्यूलर, बिकॉज ऑफ सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल। अब जो दूसरा है बेटा, ठीक है, ब्राउन वाला, उसमें छोटे छोटे फैट्स के टुकड़े रहते हैं। फैट है लेकिन एकदम छोटे छोटे पीसेस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस ऐसा। तो सर इसमें तो कोई एंगल से सिग्नेट रिंग अपीयरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर, इसमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस नहीं आता। लेकिन सर अगर ये यूनिलॉक्यूलर था तो अब इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मल्टीलॉक्यूलर। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? मल्टीलॉक्यूलर। तो बिकॉज ऑफ सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल यूनिलॉक्यूलर, मल्टीपल फैट्स मल्टीलॉक्यूलर। तो पहले स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस समझ में आ गया, डायग्राम देख के आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब सर अगला पॉइंट, कौन सा फैट्स इजीली ऑक्सीडाइज होता है? क्योंकि फैट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर फैट जल्दी जल्दी बर्न होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो हमको बहुत एनर्जी मिलेगी सर। तो सर ब्राउन फैट्स है इजीली ऑक्सीडाइजिंग, 20% फास्ट ऑक्सीडाइज होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट। सर क्यों? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, देन अब कौन सी सेल ऑर्गेनेली का ध्यान आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर इन लेस क्वांटिटी, और इसके पास कैसी क्वांटिटी? मोर। इसलिए यहां पे ऑक्सीडेशन क्या है? फास्ट, एकदम फास्ट। तो बेटा ऑक्सीडेशन यहां पे एकदम स्लो चलेगा और यहां पे कैसे चलेगा? फास्ट, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बेटा ये फैट्स जल्दी बर्न नहीं होने वाले, इसका मतलब ये फैट्स आपके बॉडी में पड़े रहेंगे, और ये वो फैट्स है जो आपको मोटापा देंगे बेटा। मतलब दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओबेसिटी, मोटापे को बोलते हैं ना मोटापन, ओबेसिटी, वाइड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये फैट्स कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में रहने दो, इससे आपको मोटापा नहीं आएगा, क्योंकि ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएंगे और तुरंत आपको जरूरत पड़ने पे एनर्जी देंगे, इजीली ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो सर इसका मतलब अब आप मुझे बताइए
कि छोटे बच्चों में कौन से फैट्स है और बड़े लोगों में कौन से फैट्स है, बताइए। छोटे बच्चे बोले तो ग्रोइंग एज, और अगर बढ़ने की उम्र है तो एनर्जी तो लगेगी, मतलब अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही, दे रिक्वायर्स एटीपी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जब एनर्जी लगेगी तो हमारे पास कौन से फैट्स होने चाहिए, ब्राउन फैट्स। तो ये चीज आपको न्यू बॉर्न बेबीज में देखने को मिलेगी बेटा, न्यू बॉर्न बेबी, राइट, ब्राउन फैट्स। और ये चीज हमको सर एडल्ट में देखने को मिलेगी। तो बेटा आप समझ लो आपकी बॉडी में, मतलब अडल्ट में जो भी फैट्स है वो व्हाइट फैट्स है, इसलिए आपको मोटापा आ रहा है, वो जल्दी बर्न नहीं होते। फिर आपको मालूम है, अपन बोलते हैं ना उसको चर्बी बोलते हैं, चर्बी झड़ाने के लिए हमको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है तब जाके वो बर्न होते, इतने आसानी से बर्न नहीं होने वाले, लेकिन ये आसानी से बर्न हो जाएगी। अब सर इसमें एक एमसीक्यू है कि जैसे हम लोग देखे डिफरेंट हिबरनेटिंग एनिमल्स, मतलब जो विंटर स्लीप बोलते हैं, जैसे पोलार बियर्स वगैरह हिबरनेट करते हैं सर ये लोग, जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती तो अपनी गुफा में जाके छुप के बैठ जाते हैं ताकि सर उतनी ठंड को वो लोग टैकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान वो लोग क्या करते हैं, जितने दिन ठंड पड़ रही है उतने महीने गुफा में छुप के बैठते हैं। अब इनके बॉडी में भी गर्मी मेंटेन रहनी चाहिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसलिए उनके पास ब्राउन फैट ज्यादा रहते हैं। तो यहां पे हिबरनेटिंग एनिमल्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कंपलसरी है। और बेटा मोटापा किसकी वजह से आ रहा है, ओबेसिटी, मोटापा इज बिकॉज ऑफ व्हाइट फैट्स, नॉट फॉर द ब्राउन फैट्स। तो बेटा हमको यह समझ में आ गया कि फैट्स हमारे लिए क्या क्या काम करके दे रहा है। फैट्स एक तरह से फैट का स्टोरेज है, मतलब एनर्जी का स्टोरेज है, रिजर्व फूड मटेरियल है हमारे लिए। दूसरा, फैट्स हमारे लिए इंसुलेटर बोल के काम करता है। स्किन के नीचे क्यों लगा है, क्योंकि हमारे अंदर की जो गर्माहट है, हीट है, वो बाहर जाए ना, तो दे एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। कई इसमें भी होता है, जैसे कि ब्लू व्हेल या फिर एक और एक्वेटिक मैमल है सील, तो उनके बॉडी में, उनके स्किन के नीचे थिक फैट होते हैं, ब्लबर बोलते हैं उसको, ब्लबर, जैसे व्हेल या सील में दिखाई देता है। ये थिक फैट लेयर होती है स्किन के नीचे, ताकि क्या होता है, इनके अंदर की गर्माहट बाहर नहीं जा सके और बाहर का जो ठंडापन है वो अंदर नहीं आ सके, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन, राइट। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्राउन फैट्स एंड व्हाइट फैट्स तो दूर दूर तक एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन हमने उसको पढ़ा है बेटा, और पढ़ना जरूरी था। यूनिलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर, व्हाई इट इज ब्राउन, आयरन, व्हाई इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो दे गिव्स एनर्जी टू द न्यूबॉर्न बेबीज। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, शिवरिंग, छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न है वो ऐसा कांपते क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास ब्राउन फैट्स है, व्हाइट फैट्स नहीं। क्योंकि तुरंत वो लोग, ठंडी में क्या होता है, जैसी ठंड बढ़ती है तो ब्राउन फैट्स जल्दी जल्दी बर्न होते हैं और हीट जनरेट करना शुरू करते हैं। अब हमको देखो ठंडी बजती, हमारे व्हाइट फैट्स बर्न ही नहीं होते, हीट जनरेट ही नहीं करते, इसलिए हम लोग कांपना शुरू करते हैं बेटा। तो यहां तक कुछ समझ में आया। तो बेटा बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।